नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस पर। रोज की तरह आज भी हम सामान्य हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप सब लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और सेशन को शेयर कर दीजिए। जल्दी से जल्दी आप सब लोग जुड़ जाइए भाई, और सेशन को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोग जल्दी से आ सकें और हमारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का लाभ उठा सकें। चलिए, आशा करती हूँ आप सबने शेयर कर दिया होगा। विचार को पढ़ लेते हैं। अब जिन्होंने नहीं किया है भाई, वो करिए आइए जाके शेयर ईमानदारी के साथ। चलिए, जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। बहुत अच्छी लाइन है ये। जो आसानी से मिल जाता है वो हमेशा तक नहीं रहता, जो हमेशा तक रहता है वो आसानी से नहीं मिलता। आसानी से मिलने वाली कोई भी चीज़ हो, पैसा हो, सम्मान हो, जॉब हो, नाम हो, कोई भी चीज़ हो, उसकी हम सबसे बुरी आदत तो ये होती है कि उसकी हम वैल्यू नहीं समझते। आसानी से मिल गई है ना, और जब हम वैल्यू नहीं समझते तो वो ज़्यादा दिन टिक भी नहीं पाती। और जिस चीज़ के लिए हम मेहनत करते हैं, जो चीज़ हमें आसानी से नहीं मिलती, उस चीज़ के लिए हम मेहनत करते हैं तो हमें पता है वो कितनी मेहनत से मिली है, उसकी हम केयर करते हैं और वो चीज़ हमारे पास बहुत दिनों तक टिकती है। तो इसलिए बिना मेहनत के कुछ लेने की कोशिश मत करो, मेहनत से लो सब चीज़, ताकि उसकी तुम अच्छे से केयर कर सको और अपने पास स्थिर उसे रख सको। कोई चीज़ आसानी से मिल रही है भाई, हमें नहीं लेनी, हमें स्थिर चाहिए, जिसमें बेशक टाइम लग जाए पर हो हमारी स्थिर एकदम। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, वो वाला नहीं करना है हमें। आसानी से नहीं चाहिए कोई चीज़, मेहनत से चाहिए, चाहे टाइम लग जाए, ताकि हम उसकी वैल्यू समझ सकें। आपको कोई चीज़ करने में टाइम लग रहा है, बुरा मत मानिए। टाइम लग रहा है तो अच्छी बात है। आपको ऐसी चीज़ मिलने वाली है, आपको ऐसी जॉब मिलने वाली है जो आपके पास हमेशा रहेगी। ऐसा नहीं है 4 दिन बाद छूट जाएगी। आपने देखा होगा आपके साथ के जो बच्चे हैं जिनकी जल्दी जॉब लगी है, 1-2 जॉब देखी है और जॉब लग गई है, वो क्या कहते हैं अक्सर आपसे, अरे यार अच्छी नहीं है ये जॉब, मैं इसे छोड़ूंगा, दूसरी लगाऊंगा। उन्हें ये पता नहीं है बेटा, एक लग गई बहुत है, कर लो, दूसरी मिलने वाली भी नहीं है। क्योंकि उन्हें मेहनत करनी कहाँ आती है, उन्होंने कभी की नहीं है। मिल गई बस कैसे ही जॉब। अब यदि वो चाहें तो दूसरी मिल जाए तो क्या मिल सकती है? नहीं मिल सकती, क्योंकि उसके लिए दोबारा पसीना बहाना पड़ेगा और वो उनसे अब होगा नहीं। इसलिए आप धैर्य बना के रखिए। टाइम लग रहा है आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पीछे रह गए हैं। हो सकता है भगवान ने आपके लिए कुछ अच्छा सोच के रखा हो। ठीक है, चलिए चलते हैं प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को कहते हैं। क्या कहते हैं उस शब्द को जो विपरीत अर्थ का बोध कराता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। पर्यायवाची शब्द कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं, समानार्थी शब्द कहते हैं, या एकार्थक शब्द कहते हैं? आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अच्छा प्रश्न है, विपरीत अर्थ का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? कराने, ठीक है, यहाँ कराने है भाई, कोई बात नहीं, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती हैं। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, समानार्थक शब्द या एकार्थक शब्द? आंसर ले लेते हैं। आसान प्रश्न है, क्या होगा? विलोम शब्द होगा इसका आंसर। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? अर्थ में समानता होती है, 2 शब्दों के अर्थ में समानता होती है, एक ही शब्द के कई सारे अर्थ होते हैं, उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। समानता क्या होती है? समानार्थक वो होते हैं जिसमें समानता होती है। ठीक है, एकार्थक आपको पता ही है, एक शब्द है और एक ही अर्थ है उसका। चलिए, प्रश्न है हमारा, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। क्या नहीं होता है वर्ण शब्द का अर्थ? ये आपको बताना है। रंग, आकाश, जाति या अक्षर?
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता, क्या नहीं होता? रंग नहीं होता, आकाश नहीं होता, जाति नहीं होता या अक्षर नहीं होता। चलिए आंसर ले लेते हैं। वर्ण का अर्थ रंग होता है, जाति भी होता है, अक्षर भी होता है, ठीक है। बी नहीं होता। आकाश वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता। वर्ण शब्द के 3 अर्थ होते हैं, रंग होता है, जाति होता है, अक्षर होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? जलज, अंबुज, मनसिज या पंकज? कौन सा ऐसा है जो कमल का पर्यायवाची नहीं है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। प्रश्न अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है पूछा है हमसे। इसका मतलब ये है कि 3 तो हैं ही भाई, एक नहीं होगा, वो हमें देखना है चश्मे लगा के। जलज तो कमल का पर्यायवाची है, अंबुज ये भी है कमल का पर्यायवाची, और पंकज ये भी है कमल का पर्यायवाची। सी ऑप्शन हमारा गलत है। मनसिज जो है ये कमल का पर्यायवाची नहीं है। अब आप ये सोच रहे होंगे जब कमल का नहीं है तो किसका पर्यायवाची है ये? मनसिज कामदेव का पर्यायवाची है, ठीक है। लेकिन एक बात और बता दूं, यहाँ मनसिज है, यदि ये सरसिज होता तो ये कमल का पर्यायवाची था भाई। यदि यहाँ सरसिज होता तो ये कमल का पर्यायवाची था। फिर मनसिज है तो कामदेव का पर्यायवाची है। कामदेव के अन्य भी पर्यायवाची हैं, जैसे अनंग है, मदन है, पंचसर है, ठीक है। ऐसे ही कमल के और भी पर्यायवाची हैं, नीरज है, तोयज है, सरसिज है, अरविंद है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। क्या आते हैं ये बताना है। पशु पक्षी आते हैं, गुण दोष आते हैं, दिशाएं आती हैं या आभूषण आते हैं। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, क्या आते हैं भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत। चलिए पशु पक्षी भाई भाववाचक संज्ञा में नहीं आएंगे, जातिवाचक में आएंगे। दिशाएं भाववाचक संज्ञा में नहीं आएंगे, आभूषण भी नहीं आएंगे। बी ऑप्शन हमारा सही है। गुण या दोष, किसी की तुम तारीफ करो गुण या किसी में बुराई बताओ, किसी का गुण या दोष बताओगे तो वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। जैसे मूर्खता, मिठास, अच्छाई, कायरता, कंजूसी, ये सब क्या होते हैं? गुण और दोष भाववाचक संज्ञा है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, मदन सफ़ेद कमीज पहनकर खेलने आया, मैं विशेषण है। क्या विशेषण है ये हमें बताना है। मदन सफ़ेद कमीज पहनकर खेलने आया। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, इसमें क्या विशेषण है? सफ़ेद कमीज, मदन या खेलने? आप आंसर दीजिए, इतने हम पोल ले लेते हैं। पोल है हमारा, नमक का दारोगा प्रेमचंद की रचना है। ये पोल है हमारा, नमक का दरोगा प्रेमचंद की रचना है। यस या नो में आपको बताना है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न का आंसर ले लेते हैं। मदन सफ़ेद कमीज, कमीज की विशेषता है कि वो सफ़ेद है। ए ऑप्शन सही है। विशेषण क्या है? सफ़ेद है यहाँ पे, ठीक है। काला, नीला, पीला और भी कुछ होता तो वो भी विशेषण ही होता। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है हमारा, हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। इस वाक्य में तक क्या है? ये तक हमें बताना है कि ये तक है क्या। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। समुच्चय बोधक अव्यय है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक अव्यय है या विस्मयादि बोधक अव्यय है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, क्या है ये तक।
चलिए आंसर ले लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है भाई ये, इसका आंसर सभी को देना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न है। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। वैसे भी बात भी सही है, हमें सफलता मिलने तक ही प्रयास करना चाहिए। जब तक सफलता ना मिल जाए हमें प्रयास करते रहना चाहिए। चलिए, समुच्चय बोधक अव्यय नहीं होगा, क्रिया विशेषण यहाँ नहीं है, विस्मयादि बोधक नहीं है, कोई आश्चर्य की बात नहीं हो रही। सी ऑप्शन हमारा यहाँ सही है, संबंध बोधक अव्यय है। संबंध बोधक अव्यय ये देख लेते हैं, पहले कहते किसको हैं और फिर ये देखेंगे कि इसमें कैसे है संबंध बोधक। ठीक है, वे शब्द जो संज्ञा का या सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध का बोध करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। दूसरी भाषा में ऐसे भी कह सकते हैं, जो अव्यय संज्ञा के पीछे आकर उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के बाद प्रयोग हो रहा है तक और प्रयास से इसका संबंध जोड़ रहा है। ठीक है, प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए। प्रयास कब तक करना चाहिए? जब तक सफलता मिले। सफलता कब तक मिलेगी? जब तक प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ये संबंध दोनों का आपस में जोड़ रहा है, ये संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, ऐसे और भी शब्द हैं, जानकारी के लिए बता दूं, कभी आगे प्रश्न आ जाए। तक तो आपने देख ही लिया। भर भी ऐसा ही शब्द है, जैसे हम प्रयोग कर सकते हैं। बिना भी ऐसा ही शब्द है, जैसे सीता के बिना राम परेशान है। इसमें जो बिना है ये संबंध बोधक अव्यय है। ठीक है, द्वारा भी संबंध बोधक अव्यय होता है और लिए भी संबंध बोधक अव्यय होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य की रचना के, शब्द के, अर्थ के। जल्दी से आंसर दीजिए भाई। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? वाक्य रचना, शब्द या अर्थ। पोल का आंसर ले लेते हैं इतने हम। पोल था हमारा, नमक का दरोगा प्रेमचंद्र की रचना है। जिसने भी सही आंसर दिया है वो सही है, जिसने भी नो आंसर दिया है वो गलत है भाई यहाँ पे, क्योंकि नमक का दरोगा प्रेमचंद की ही रचना है। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है नमक का दरोगा। इसलिए मैंने सीधा ही प्रश्न पूछा है, आपको घुमाया नहीं है, गलत करके नहीं पूछा है, सीधा ही पूछा है ताकि आपको याद रहे नमक का दरोगा प्रेमचंद्र की ही रचना है। चलिए अब इसका आंसर लेते हैं। उद्देश्य और विधेय किसके? वाक्य के अंग हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर के बारे में बात हो रही है भाई यहाँ पे। तो तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है ये आपको बताना है भाई। ये वाक्य लिखा हुआ है, तेंदुलकर ने 1 ओवर में 5 छक्के लगाए। इस वाक्य में उद्देश्य है, ये आपको बताना है। क्या उद्देश्य है? छक्के, तेंदुलकर, ओवर या 5? जल्दी से आंसर दीजिएगा। वाक्य में 2 अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है? उद्देश्य पूछा है। जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। चलिए, जो कर्ता होता है हमारा उसे ही हम क्या कहते हैं? उद्देश्य कहते हैं। और कर्ता क्या है यहाँ पे? तेंदुलकर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है। क्या उपयुक्त है अवसर का लाभ उठाना? बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, रक नहीं है भाई, एक है। आकाश पाताल एक करना, फूला ना समाना,
अंगारों पर पैर रखना। अवसर का लाभ उठाना, बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना, फूला ना समाना, अंगारों पर पैर रखना। आंसर दीजिए, इसका सही अर्थ क्या है? अवसर का लाभ उठाना। आप आंसर दीजिए, इतने पोल ले लेते हैं। पोल क्या है हमारा? गणना तद्भव शब्द है, ये पोल है हमारा, गणना तद्भव शब्द है। यस या नो में आपको बताना है। चलिए आंसर ले लेते हैं हम। क्या होगा आंसर? ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही होगा, बहती गंगा में हाथ धोना। ठीक है, अवसर का लाभ उठाना। किसी की लड़ाई हो रही है, तुमने भी 2 घूंसे लगा दिए भाई, बहती गंगा में तुमने भी हाथ धो लिए अपने, अवसर का आपने भी लाभ उठा लिया। आकाश पाताल एक करना, सारा प्रयास कर डालना, फूला न समाना, अत्यंत प्रसन्न होना, अंगारों पर पैर रखना, जानबूझकर हानिकारक कार्य करना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं, ये हमें बताना है। संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक या संबोधन कारक? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई। को और के लिए किस कारक के चिन्ह हैं? चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? संप्रदान कारक, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। को और के लिए संप्रदान कारक की विभक्ति होती है, करण कारक की विभक्ति से होती है, अपादान कारक की विभक्ति भी से होती है, वो अलगाव के लिए होती है, और संबोधन कारक की विभक्ति हे, अरे, अजी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? विवरण चिन्ह का, निर्देशक चिन्ह का, कोष्टक का या उपविराम का? जल्दी से आंसर दीजिएगा भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम लोग? विवरण चिन्ह का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि विवरण चिन्ह कौन से चिन्ह को कहते हैं? जैसे हम किसी के बारे में ऐसे बोलें, संज्ञा के कितने भेद हैं, उसके बाद जो हम इस वाले चिन्ह को लगाते हैं उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। मतलब इसके बारे में अभी विवरण देंगे। वचन के 2 भेद हैं, इसके बारे में हम इसके बाद जो लगा लेते हैं उसे विवरण चिन्ह कहते हैं। निर्देशक चिन्ह कौन सा होता है? इसे संयोजक चिन्ह भी कहते हैं। जैसे रात और दिन, इसके बीच में जो लगा हुआ है ये, ठीक है, इसे कहते हैं निर्देशक चिन्ह या विवरण चिन्ह। ठीक है, अब आता है सी, कोष्टक। सी ऑप्शन यहाँ हमारा बिल्कुल सही है। किसी कठिन शब्द को स्पष्ट करने के लिए विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। कैसे होता है ये भी मैं बता देती हूँ। जैसे धर्मराज युधिष्ठिर सत्य और धर्म के संरक्षक थे। यहाँ धर्मराज तो वैसे ही लिखा होगा, लेकिन जो युधिष्ठिर लिखा होगा ये कोष्टक के अंदर लिखा होगा, कोष्टक के अंदर, क्योंकि कठिन शब्द है। जब भी हम कोई कठिन शब्द लिखते हैं उसका अर्थ बाहर लिखा होता है, लेकिन जो कठिन शब्द होता है वो अंदर लिखा होता है। ठीक है, तो वो कठिन शब्द को हम कोष्टक के अंदर लेते हैं। उपविराम क्या होता है? उपविराम ऐसा चिन्ह होता है, जैसे हम उदाहरण, इसे लिखने के बाद जो हम ये 2 बिंदी लगाते हैं इसे उपविराम चिन्ह कहते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, अपना हाथ जगन्नाथ का अर्थ है। अपना हाथ जगन्नाथ, इसका अर्थ बताना है, मनमानी करना। अपना हाथ पूजनीय होता है। अपने हाथ से काम करना ही सही होता है। अपने हाथ से दान करना।
जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए भाई, क्या होगा इसका आंसर। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा इसका आंसर। मनमानी करना नहीं होगा भाई, अपना हाथ पूजनीय भी नहीं, अपना हाथ से दान करना भी नहीं। सी ऑप्शन सही है, अपने हाथ से काम करना ही सही होता है। ठीक है, इसका मतलब है स्वयं का कार्य स्वयं के द्वारा ही करना ठीक होता है। अपना हाथ जगन्नाथ। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, किस शब्द में रे स्वर नहीं है? कृपा, कृष्णा, दृष्टि या रिवाज? पोल का आंसर ले लेते हैं भाई। पोल क्या था हमारा? पोल था गणना शब्द तद्भव है, तो जितने नहीं वाले हैं वो सही हैं और जो यस वाले हैं वो गलत हैं। कैसे गलत हैं? क्योंकि गणना तद्भव शब्द नहीं है, ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव गिनती होता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न का आंसर दीजिएगा भाई। क्या है प्रश्न का आंसर? किस शब्द में रे, ऋषि वाली रे, स्वर नहीं है? कृपा, कृष्णा, दृष्टि या रिवाज? जल्दी से आंसर दीजिए भाई। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, रिवाज। इसको एक बार देख लेते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत बार एग्जाम में आता है ये। ठीक है, और आया भी है पहले। ऐसे प्रश्नों की हम पहचान कैसे करते हैं कि रे तो सब में लगा हुआ है, ऋषि वाला रे किस में नहीं लगा हुआ है? ऐसे कैसे पहचान करेंगे? कैसे पहचान करेंगे? हम इन्हें एक एक शब्द को खोल के लिखेंगे। जैसे कृपा कैसे लिखा जाएगा? कै धन रे धन पे धन आ, ऐसे लिखा जाएगा कृपा। कृष्णा कैसे लिखा जाएगा? कै धन रे वाली ऋषि लिखा जाएगा, रे धन से धन अणे। ऐसे ही दृष्टि कैसे लिखा जाएगा? दे धन रे वाली ऋषि, धन से धन ते और धन ई, दृष्टि। अब रिवाज कैसे लिखा जाएगा? रिवाज लिखा जाएगा हलंत वाला रे, धन ई, धन वे, धन आ, धन जय। कई बार ये लिखने के लिए भी आ जाता है कि इस शब्द को कैसे लिखेंगे, इसलिए मैंने बताया है ऐसे। ठीक है, रिवाज, रिवाज में रे वाला रे लगेगा, ऋषि वाला रे नहीं लगेगा। डी ऑप्शन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार किसे कहते हैं ये बताना है। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद में आने वाली ध्वनियाँ, किन ध्वनियों को कहा जाता है अनुस्वार? जल्दी से आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, प्रश्न अच्छा है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा आंसर। अनुसार पूछा है हमसे, स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियाँ। ठीक है, स्वर का अनुसार जो होते हैं उनका उच्चारण नाक से होता है, इसलिए उन्हें नासिक के ध्वनियाँ कहते हैं। स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियाँ जो हैं उन्हें अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियों को तो स्वर कहते हैं। ये ऑप्शन हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, शमशु शब्द का तद्भव रूप होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। शब्द थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। शमशु शब्द का तद्भव रूप होगा, क्या होगा इसका तद्भव रूप? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा। इतने हम पोल ले लेते हैं, इतने आप आंसर दीजिए। पोल है हमारा, साखी सूरदास की रचना है। यस या नो में बताना है। साखी सूरदास की रचना है। चलिए अब आंसर ले लेते हैं हम, क्या होगा।
ससुर, इसका ये क्या है हमारा तद्भव है और इसका तत्सम क्या होता है पता है? ठीक है, ऐसे लिखा जाता है तद्भव में ससुर। आंसू का अश्रु लिखा ही हुआ है यहाँ। ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही है हमारा। शमशु किसे कहते हैं? मूछ को कहते हैं। चलिए, प्रश्न है हमारा वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको बताना है कौन सा सही है। बहुत अच्छा प्रश्न है ये भी, और कई बार एग्जाम में आया भी गया है ये। आंसर दीजिए भाई। वृक्ष छाया का संधि विच्छेद होगा, और इसमें कौन सी संधि होगी ये भी बताना है। जिसको संधि विच्छेद आता होगा वही संधि भी बता देगा। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? न ए सही होगा वृक्ष धन छाया, न बी सही होगा, न सी सही होगा। ए सही होता यदि यहाँ पे विसर्ग ना लगा होता। ठीक है, डी सही है वृक्ष धन छाया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। किस शब्द में गुण संधि है? शब्द आपको बताना है किस शब्द में गुण संधि है। सिंधुर्मी, भारतेंदु, नारीश्वर या लौकेश्वर। किस शब्द में गुण संधि है ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा भाई। इतने हम पोल का आंसर ले लेते हैं। पोल क्या था हमारा? साखी सूरदास की रचना है, ये पोल था हमारा। जितने भी नहीं वाले हैं वो सही हैं, और जितने भी यस वाले हैं वो गलत हैं। कैसे गलत हैं? कि साखी जो है ये सूरदास की रचना नहीं है, ये कबीरदास की रचना है। साखी, सवद, रमैनी, ये तीनों कबीरदास की फेमस रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए अब प्रश्न का आंसर दीजिए भाई। गुण संधि किस में है? आपको मैंने ट्रिक बताई है भाई, कुछ करना ही नहीं है, बस एक ही मात्रा देखनी है। एक ही मात्रा किस में है? बस एक ही शब्द दे रखा है जिसमें एक ही मात्रा है, भारतेंदु। ठीक है, इसमें गुण संधि है। एक ऐसा भी दे रखा है जिसमें डबल एक ही मात्रा है, इसमें क्या हो गया? वृद्धि संधि। ठीक है, इसमें वृद्धि संधि है और उसमें गुण संधि है। जहाँ एक एक की मात्रा है वहाँ गुण संधि, जहाँ 2 एक की मात्रा है वहाँ वृद्धि संधि। नारीश्वर शब्द में क्या है? दीर्घ संधि है, और सिंधुर्मी शब्द में भी दीर्घ संधि है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कौन वर्ण घोष नहीं है? ऐसा वर्ण बताना है जो घोष नहीं है। ए, छ, ए और ड। कौन सा शब्द ऐसा है जो घोष नहीं है? चलिए, घोष नहीं है पहचानने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इनमें अघोष कौन सा है। ठीक है, अघोष कौन सा है ये हमें पता चलना चाहिए। हर वर्ण का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है? हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। तो च और छ, ये तो दूसरा ही आ गया भाई। दूसरा है तो ये क्या है? अघोष है, मतलब घोष नहीं है। सभी स्वर क्या होते हैं? घोष होते हैं। जितने भी स्वर होते हैं सब घोष होते हैं, तो ये तो घोष है। और ड मतलब हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होता है? घोष होता है। ये रे, लेवे और है क्या होता है? घोष होता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ हमारा सही है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा कुसंग का अर्थ है कुराल साथी, कक्षा के साथी, संगति के साथी या बुरी संगति। कुसंग का अर्थ बताना है आपको, क्या होता है कुसंग का अर्थ। आसान प्रश्न है भाई, इसमें तो टाइम लगना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। चलिए, ये नहीं होगा, कक्षा के साथी नहीं होता, संगति के साथी नहीं होता, बुरी संगति। कुसंग कहते हैं बुरी संगति को। ठीक है, संगति का असर भाई हर इंसान पे पड़ता है, चाहे वो अच्छा है या बुरा है। जैसी संगति में रहेगा असर थोड़ा बहुत ज़रूर पड़ेगा।
ये नहीं है कि छोटे बच्चों में ही संगति का असर पड़ता है, बड़े लोगों में भी पड़ता है। हर इंसान में, हर एज में संगति का असर इंसान पे पड़ता है। जैसी संगति में आप रहोगे उनका थोड़ा बहुत तो गुण आप में ज़रूर आएगा। यदि कोई इंसान गलत है, आप उसके साथ रहोगे तो आप एक दिन तो ये भी सोचोगे कि यार हम भी करके देखें, ये वाला भाव आता है। लेकिन यदि आप अच्छे इंसानों के साथ रहोगे तो आपको एक दिन तो ये लगेगा कि यार ये इतना पढ़ता है, हम भी तो पढ़ें ना, तो आप उसकी तरह पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। इसलिए अच्छी संगति में रहिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है हमारा, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है ये हमें बताना है। सामान की आपूर्ति करवाना, सामान की नीलामी करवाना, निर्माण कार्य करवाना या सभी। क्या होता है निविदा सूचना का उद्देश्य? भाई हिंदी का ही प्रश्न है ये भी। निविदा सूचना हिंदी में ही आती है। चलिए आंसर ले लेते हैं, क्या होगा? सामान की आपूर्ति करवाना, सही बात है। सामान की आपूर्ति करवाना निविदा सूचना में आता है। सामान की नीलामी भी निविदा सूचना में आती है और निर्माण कार्य भी निविदा सूचना में आती है। डी ऑप्शन सही है। यदि कहीं सभी ऑप्शन दे रखा हो ये वाला तो ज़्यादातर 80% ये सही होता है। ठीक है, चलिए आज के सेशन का लास्ट प्रश्न था भाई ये। आशा करती हूँ सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपसे विनम्र निवेदन है, सेशन को लाइक शेयर कीजिए भाई, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतनी देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।